भाई बहन के प्रेम और विश्वास का पवित्र प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व, जो कि उम्मीद है, विश्वास है, संबंध है, भाई बहन के प्रेम से बंधे इस रिश्ते का। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। नया सवेरा में बात होगी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। बताएंगे आपको देश दुनिया में क्या है खास। बिल्कुल, और उम्मीद हम यही करते हैं कि रिश्तों की जो ये अटूट डोर है वो लगातार बंधी रहे और मजबूत होती रहे। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो नया सवेरा में आज हम आपको अपडेट करने वाले हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से, साथ ही साथ अखबार जगत के खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट में आपको लेकर के चलेंगे। आत्मनिर्भर भारत की झलक भी आपको दिखाएंगे और खेल जगत में क्या हो रहा है उससे भी करेंगे आपको अपडेट। तो आइए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नेपाल में फिर आ सकता है जल प्रलय। तिब्बत में बनी नई झील। अब तक 392 लोगों की मौत, 290 भारतीय सहित 1500 लापता लोगों की तलाश जारी। नेपाल में आई बाढ़ को देखते हुए बिहार सरकार अलर्ट, सीमावर्ती इलाकों में बढ़ाई निगरानी। वहीं यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में बढ़ाई गई सतर्कता। महाराष्ट्र में आज से धर्मांतरण से जुड़ा कानून लागू। स्वैच्छिक धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए अवैध या जबरन धर्मांतरण पर अंकुश लगाना उद्देश्य। रक्षाबंधन को लेकर देश भर में उत्साह और उमंग का माहौल। बहनें भाइयों की कलाई पर बांध रही हैं राखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। और दुबई में आज से महिला टी20 एशिया कप की शुरुआत। पहले मुकाबले में थाईलैंड का सामना हांगकांग से। टूर्नामेंट में 8 टीम्स ले रही हैं हिस्सा। आइए विस्तार से एक एक करके सभी खबरों को जानते हैं। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। वहीं बचावकर्मी 290 भारतीय नागरिकों समेत लापता 1500 लोगों का पता लगाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। मृतकों में 389 लोगों की मौत नेपाल में अचानक आई बाढ़ में हुई, जबकि पड़ोसी तिब्बत में 3 लोग मारे गए हैं। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। नेपाल के प्राधिकारियों ने 910 लोगों के लापता होने की जानकारी दी है। बचावकर्मी कीचड़ और मलबे से भरे नदी क्षेत्रों में उनकी तलाश कर रहे हैं और परिजनों का पता लगाने के लिए बड़ी संख्या में लोग अस्पताल भी पहुंच रहे हैं। तिब्बत में भी 558 लोग लापता हैं। इस तरह सीमा के दोनों ओर लापता लोगों की कुल संख्या 1468 है। प्रभावित इलाकों से अब तक 50 विदेशियों समेत 796 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया गया है, जबकि अन्य 796 लोगों को सड़क मार्ग से सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के सुरक्षाकर्मी अभी तक प्रभावित जिलों से 800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल चुके हैं, जबकि हेलीकॉप्टर, ड्रोन और जमीनी दल अलग थलग पड़ी बस्तियों, नदी किनारों और निचले इलाकों में तलाश अभियान चला रहे हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता अभी नारायण काफले ने कहा कि चितवन से अब तक 137 शव बरामद किए गए हैं और ये बाढ़ प्रभावित जिलों में बरामद किए गए शवों की सबसे अधिक संख्या है। रसुआ, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा, तनहू और नवलपरासी जिलों से भी शव बरामद किए गए हैं। अधिकारी तबाही के पूरे पैमाने का अब भी आकलन कर रहे हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को रसुआ में फंसे 27 विदेशी पर्यटकों को बचाया। इनमें 11 भारतीय, 4 दक्षिण कोरियाई, 2 इतालवी और 2 अमेरिकी नागरिक शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार शेष 8 लोगों की राष्ट्रीयता की पुष्टि नहीं हो सकी है। नेपाल सेना ने उन्हें हेलीकॉप्टर से काठमांडू पहुंचाया। प्रभावित भारतीय पर्यटकों में से अधिकतर तिब्बत में कैलाश मानसरोवर या नेपाल के बागमती प्रांत में गोसाईकुंड की यात्रा पर गए हुए थे।
तो नेपाल में भीषण बाढ़ और तबाही के बीच कल आए भूकंप ने लोगों की चिंता को और भी बढ़ा दिया है। रिक्टर पैमाने पर 3.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इस झटके से किसी बड़े नुकसान की खबर तो नहीं है। हालांकि ये घटना ऐसे वक्त हुई है जब भोटेकोशी नदी के पास नई झील बनने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्राधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि ये प्राकृतिक अवरोधक टूटता है तो नदी और उसके निचले इलाकों में पानी का तेज बहाव एक और बार आ सकता है। चीनी प्राधिकारियों के अनुमान के अनुसार गुरुवार सुबह तक नई अवरोधक झील में करीब 20 लाख घन मीटर पानी जमा हो चुका था और अगले 3 दिन में इसमें करीब 30 लाख घन मीटर और पानी आने की आशंका है। इससे प्राकृतिक अवरोध के टूटने को लेकर चिंता बढ़ गई है। ये झील झोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी है। ये नदियां तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल में भोटेकोशी नदी तंत्र का हिस्सा बनती हैं। नेपाल के जल विज्ञान और मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि उसे चीनी प्राधिकारियों से इस झील के बारे में जानकारी मिली है और भोटेकोशी एवं त्रिशूली नदी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। विभाग ने लोगों से नदी किनारों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। यात्रियों, सुरक्षा कर्मियों और तलाश एवं बचाव दलों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चीनी अधिकारी झील की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और संभावित बाढ़ का आकलन और जोखिम विश्लेषण भी कर रहे हैं। संचार और खोज उपकरणों से लैस चीन का एक बचाव दल ग्योरोंग पहुंच गया है ताकि नदी के ऊपरी हिस्से में बने अवरोध का आकलन किया जा सके। अधिकारियों को आशंका है कि इस अवरोध के कारण दूसरी आपदा आ सकती है और जारी बचाव अभियान और भी मुश्किल हो सकता है। नेपाल में आई भीषण आपदा के बाद भारत ने भी अपने नागरिकों का पता लगाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 290 भारतीय नागरिकों से अब भी संपर्क नहीं हो पाया है। मंत्रालय ने कहा कि उनका पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें निर्माणाधीन त्रिशूली एक नदी प्रवाह आधारित जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 श्रमिक और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। भारत ने तिब्बत की ओर मौजूद करीब 200 भारतीय नागरिकों ने वहां से सुरक्षित निकाले जाने के लिए सहायता मांगी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने काठमांडू और बीजिंग में भारत के राजदूतों के साथ डिजिटल माध्यम से एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में मौजूद भारतीयों की स्थिति और उनकी कुशलक्षेम का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मंत्रालय नेपाल के अधिकारियों, अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों, टूर ऑपरेटर्स और संबंधित प्राधिकारियों के साथ समन्वय भी कर रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कल नुवाकोट की बिदुर नगर पालिका का दौरा कर अचानक आई बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने गुरुवार को अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों के शीर्ष अधिकारियों से फोन पर बातचीत की। खनाल के कार्यालय ने बताया कि इन देशों ने नेपाल के साथ एकजुटता जताई है और तलाश और बचाव कार्यों में सरकार की मदद करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। इधर चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग ने कल बाढ़ प्रभावित ग्योरोंग टाउनशिप का दौरा कर बचाव और राहत अभियान की समीक्षा की। चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने भी सैन्य बचाव अभियान में समन्वय के लिए प्रभावित इलाके में एक दल भेजा है। नेपाल में आई बाढ़ को देखते हुए बिहार सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और तैयारियां बढ़ा दी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को बगहा, वाल्मीकिनगर, बेतिया और मोतिहारी जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य और कृषि मंत्रियों ने हाई लेवल बैठक कर बाढ़ संभावित जिलों में आपात चिकित्सा, संक्रामक रोग की रोकथाम और कृषि सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सरकार की कोशिश है कि अगर नेपाल की ओर से पानी का दबाव बढ़ता है तो प्रभावित इलाकों में समय रहते राहत और बचाव की व्यवस्था की जा सके। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संभावित प्रभाव, एहतियाती उपाय, सुरक्षा व्यवस्था और राहत बचाव कार्यों को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी संसाधन तैयार रखे जाएं। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है और इस बाढ़ के बाद से उत्तर प्रदेश
भी अलर्ट मोड पर है। महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और गंडक नदी पर निगरानी बढ़ा दी गई है। वाल्मीकि गंडक बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से कुशीनगर में नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। जिला प्रशासन बाढ़ की आशंका को देखते हुए तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद प्रदेश सरकार ने बचाव एवं राहत अभियान के लिए 32 सदस्यीय एसडीआरएफ पलटन और 22 पीएससी कर्मियों को नेपाल में तैनात किया है। महाराजगंज में जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल और पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने नारायणी नदी और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया और बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा भी की। इससे निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर तैनात कर दिया गया है और तमाम ऐसी टीमें हैं जो राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। जरूरी उपकरणों के साथ अलर्ट पर उन्हें रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत बचाव कार्य शुरू करने में किसी तरह की देर नहीं होगी। प्रशासन ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील की है। और आपको बता दें कि नेपाल के काठमांडू से हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य जुड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से रामेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नेपाल के काठमांडू में मौजूद हमारे सहयोगी तापस के पास जाएंगे। तापस, समझना चाहेंगे वर्तमान में स्थिति क्या है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है नेपाल में। वर्तमान की स्थिति क्या इशारा कर रही है? बिल्कुल, आपने प्रखर से कहा कि यहाँ पे करीब जो अभी लेटेस्ट जो नंबर्स दिए गए हैं, कल रात को 389 जो लोगों की मरने की पुष्टि की गई है नेपाल की अथॉरिटी से। 3 लोग तिब्बत साइड में, तिब्बत की तरफ भी उनकी मौत की पुष्टि की गई है। तो करीब करीब 392 का ये एक आंकड़ा दिया जा रहा है और इसके साथ साथ इसी में हमें ये भी बताया जा रहा है कि करीब 910 लोग इस वक्त मिसिंग है, यानी उनका पता नहीं चल पा रहा है। कोशिश की जा रही है उनको ढूंढ के उनको लेके आने की। उसमें 910 में से करीब 288 भारतीय मूल के भी लोग हैं, जो कुछ लोग जो यहाँ पे घूमने सैलानी भी थे और कुछ लोग जो यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। तो इनको ढूंढने की जो कोशिश कवायद है वो पूरे जोर शोर से चल रही है। आपने सही कहा कि इस वक्त एक दूसरा जो हम बात बार बार कर रहे हैं कि एक सेकेंड वेव जो उसका आने की उम्मीद है, तो वो एक है, उस पर बड़ी बातचीत चल रही है। और नेपाल के लोगों का ये मानना है, ये अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको बताया गया, जो लोग काम कर रहे हैं, कि थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि सेकेंड जो फ्लड है उसको वो आता है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने की भी उम्मीद है। नुआकोटा जो जगह है वहाँ पे इसके ज़्यादा संकेत मिल रहे हैं। जो भोटा कोशी नदी का जो एक जो पूरा रास्ता है उसमें ये दूसरा जो आने की उम्मीद है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं कि थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अगर इस तरीके का दूसरा आता है फ्लड तो उसमें दिक्कत होने की उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ है कि भारत की तरफ से करीब करीब 40 टन का जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो भेजा जा चुका है। ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के जो जहाज़ हैं उनमें ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा गया है। उसमें दवाइयाँ शामिल है, उसमें खाना पीना शामिल है, जो बड़े इक्विपमेंट होते हैं काटने के लिए, पत्थर या फिर पेड़ काटने के लिए, वो उसमें शामिल है। नेपाली अथॉरिटी से जो हमारी बात हुई है उनके दो अहम चीज़ें हैं। ये सबसे पहला जो है कि जो आसपास के जो कम्युनिकेशन लाइन है उसको किस तरीके से फिर से दुरुस्त किया जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लोगों की बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि रेस्क्यूअर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके साथ भी ठीक से बात करना दूभर हो रहा है। पहला तो ये। दूसरा है कि जो करीब 35 से ज़्यादा जो ब्रिज थे जो एक तरह से टूट गए हैं, उनको किस तरीके से फिर से बहाल किया जाए, उनको किस तरीके से फिर से तैयार किया जाए, वो एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पे फंसे हैं जहां से वो एक तरह से कट ऑफ हो चुके हैं, जो ब्रिज है वो टूट चुका है, तो
उनको एयरलिफ्ट करना ज़रूरी है, उनको हेलीकॉप्टर से लेके आना ज़रूरी है। और यहाँ पे उस तरीके के बड़े हेलीकॉप्टर्स उतने ज़्यादा नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे प्राइवेट हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। तो यहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ है, जो नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी है, वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं और हम जल्दी आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस पे दे पाएंगे। बिल्कुल तापस, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि कम्युनिकेशन और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहाँ पर लोगों से कांटेक्ट करने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर पेश होती हुई नजर आ रही है। हालांकि उसको लेकर के काम भी वहाँ पर किया जा रहा होगा। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ रामेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी मुख्यमंत्री ने साफ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी खतरा अभी टला नहीं है, संकट अभी टला नहीं है। देखिए, अभी तक जो नारायणी नदी है उसमें पानी सामान्य रूप से बह रहा है और प्रशासन ने जानकारी दी है कि 1.5 लाख क्यूसेक पानी जब छोड़ा गया था तो भी इन जो किनारे बसे गांव हैं उनको कोई चुनौती नहीं आई थी, ना ही गांव में पानी गया है। और इनका मानना है कि 2 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी आ जाएगा तो भी चुनौती नहीं आएगी। तो ऐसे में स्थिति है कि अभी तक जो स्थिति तो सामान्य है, लेकिन 2 जनपद ऐसे हैं, कुशीनगर और महाराजगंज, जिनके निचले हिस्सों में पानी भरता है इस नदी से, तो उन इलाकों में चेतावनी जारी की गई। प्रशासन ऑलरेडी वहाँ मूवमेंट कर रहा है। जिलाधिकारी, एसपी, एडीएम सारे अधिकारी कल भी वहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, तो लोगों को सचेत कर रहे हैं। तो जो निचले स्थान पर हैं, ऊंचे स्थान पर रहें, थोड़ा सचेत रहें, पानी किसी भी समय ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों से आपको बचाने के लिए प्रशासन ने जो व्यवस्था की, उसकी तैयारियों के साथ व्यवस्था जो की गई वहाँ पहुँचे। तो इस तरीके से सारी चुनौती, कल हमारी जिला प्रशासन से बात हुई तो जिला प्रशासन ने टेंट के साथ खाने पीने, दवाई, सबकी व्यवस्था कर रखी है कि अगर बाढ़ आती है और पानी के कारण लोगों को ऊपर आना पड़ता है तो सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन ने कर रखी है। मुख्यमंत्री लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। दोनों जनपदों के आला अधिकारी नीचे उतरे हुए हैं, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि भी मौके पर जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि चुनौती है लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल कुछ डेड बॉडी जरूर इस नदी में मिली थी जिनको जिला प्रशासन ने निकलवा लिया है, उनका पोस्टमार्टम होगा और डीएनए वगैरह रखा जाएगा। ये नहीं पता चल पा रहा कि बहाव से पहले की हैं और कहीं से आई हैं, ये तो बाद में तय होगा। लेकिन पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है यहाँ। बिल्कुल। और तापस से एक सवाल ये, तापस समझना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से भारतीयों की तलाश वहां पर लगातार जारी है, हमने देखा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी नेपाल स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों से संपर्क करके ऐसे कोशिश की है कि वहां पर जो हमारे तमाम सारे भारतीय हैं उन्हें रेस्क्यू किया जाए और जो फंसे हुए हैं और जिनकी तलाश अभी की जानी है उसको लेकर के किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय दूतावास बहुत अहम इसमें रोल अदा कर रहा है। एक इमरजेंसी नंबर जो है उसको जारी किया गया है कि आप इसमें कांटेक्ट करें, आप बताइए आप कहाँ पे हैं। अगर भारत में जो लोग हैं, जो जिनके परिजन यहाँ पे फंसे हैं, तो वो उनसे बात कर सकते हैं उस कांटेक्ट नंबर के ज़रिए। जी, दूसरी जो अहम चीज़ है कि ये लोग बहुत एक तरह से सुनियोजित तरीके से नेपाली अथॉरिटी के साथ बात कर रहे हैं। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि जो जगह है नुआकोट और भोटाई कोशी का जो पूरा इलाका है वहाँ पे पहुँचना अपने आप में एक चैलेंज है, एक दुर्गम जगह है जी। और कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे गए थे मानसरोवर यात्रा के लिए, वो वहाँ पे जाके फंस चुके हैं। तो वहाँ से उनके बारे में तो बहुत ज़्यादा डिटेल है और नेपाली अथॉरिटीज़ के पास और भारतीय दूतावास के पास जी। कुछ लोग जो यहाँ पे नेपाल के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, हमने कुछ लोगों के कंपनी से भी बात किया तो उनका डिटेल अभी नेपाली अथॉरिटीज़ के पास उतना नहीं है। तो भारतीय दूतावास उनके साथ भी, नेपाली अथॉरिटीज़ के साथ भी बात करके इनको बता रहा है कि ये जगह है जहाँ पे ये जब बाढ़ आया था तो ये लोग, कुछ लोग बचने में सक्षम हो गए थे, कुछ लोग बच के निकल आए थे, कुछ लोग फंस गए हैं, तो उनको निकालने की भी कवायद इस वक्त जारी है। तो कहीं ना कहीं भारतीय दूतावास कंधे से कंधा मिला के नेपाली अथॉरिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि करीब 40 टन से ज़्यादा
का रिलीफ मटेरियल दिया जा रहा है नेपाली अथॉरिटीज़ को। उसमें से जो बहुत अहम है, खाने पीने की चीज़ें तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम है मेडिसिन, यानी दवाइयाँ जो है, और हैवी ड्यूटी जो चीज़ें हैं वो उनको दी जा रही है। तो दोनों ही पक्ष एक साथ काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, डर एक जो अथॉरिटीज़ का है, नेपाली अथॉरिटीज़ का, खासतौर से जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, नुवाकोटा और बोटेकोशी का जो पूरा इलाका है वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि एक ग्लेशियर जो है वहाँ पे ऊपर की तरफ एक अटका हुआ है, और अगर वो टूटता है तो आप समझिए करीब 5000 फीट के ऊपर से जब ये इस तरह के 5000 मीटर से जब ये टूटता है तो फिर से एक और एक फ्लड आने की मतलब एक चिंता है। तो वो इस चिंता के साथ लोग वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के, जो बाकी लोग फंसे हुए हैं 900 से ज़्यादा लोग, उनको वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। और अब देखना होगा कि ये एक तरह से अंग्रेजी में कहते हैं रेस अगेंस्ट टाइम, एक समय की एक दरकार है, क्योंकि समय निकलता जा रहा है और उसी में जल्द से जल्द ये काम करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक एक समय, एक एक पल इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, बिहार के पश्चिम चंपारण से हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेश, इस वक्त का क्या अपडेट हमारे साथ आप साझा करेंगे, क्योंकि बिहार के वो ऐसे इलाके जहां पर ज़्यादा चुनौती है उन्हें अलर्ट पर रखा गया है, इस वक्त का क्या अपडेट है यहाँ पर? देखिए, जैसा कि तापस बता रहे थे कि जो सेकंड फ्लड है उसके आने की संभावना और उसके खतरे को लेकर के जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो बिहार है वो भी इस पूरे खतरे को ऑब्जर्व कर रहा है, और पूरी जो तैयारी है वो ग्राउंड लेवल पे की जा रही है। लगातार जो पानी का जो जल स्तर गंडक नदी में है वो कल दोपहर के बाद से 1 लाख क्यूसेक बना हुआ है, 1 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज हो रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसे में जो खतरा है वो अभी वर्तमान में तो बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई है। जो नदी के किनारे लोग बसे हुए थे उन्हें ऊंचे स्थान पे पहुंचा दिया गया है। वो लोग वहां पे उनके रहने की व्यवस्था की गई है। वहां पे मेडिकल कैंप के साथ में कम्युनिटी किचन रन किया जा रहा है। इसके साथ ही जो 6 जिले हैं, गोपालगंज है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, सारण है, मुजफ्फरपुर है और वैशाली है, इन सारे जगहों पर लगातार तटबंधों की निगरानी की जा रही है। और एक सेंट्रल कमांड सेंटर जो कि पटना में एस्टैब्लिश किया गया है, हर घंटे वहां पे रिपोर्ट लिया जा रहा है कि किसी तरह की परेशानी जो है। बिल्कुल ठीक है। और उत्तर प्रदेश में हमारे सहयोगी रामेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए। रामेंद्र, देखिए, नारायणी नदी के जलस्तर को लेकर के जो स्थिति है और ये जो आशंका बनी हुई है कि जो दूसरी बाढ़ का खतरा वहां पर बना हुआ है, तो किस तरीके से वहां पर प्रशासन वहां पर मौजूद है? हमने ये भी देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। बिल्कुल, प्रशासन जो मुख्यमंत्री के निर्देश है उसी के आधार पर काम कर रहा है कि जिन क्षेत्रों के जहां पानी भर सकता है, जो निचले एरिया में गांव बसे हैं, वहां टेंट की व्यवस्था की गई है, दबाव की व्यवस्था की गई है। अगर कोई ऐसी परिस्थितियां आती है तो किचन एक इस्टेब्लिश किया जाएगा जिससे लोगों को भोजन मिल सके। और पूरे यहाँ पर SDRF अलर्ट पर रखी गई, NDRF अलर्ट पर रखी गई, पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। और जो तटीय एरिया हैं, जो नदी के किनारे के इलाके हैं, वहां लगातार मॉनिटरिंग की जा रही, लोगों को सूचित किया जा रहा। जो भी अपडेट नेपाल से मिला उसको बताया जा रहा है कि चुनौती अभी टली नहीं है, दोबारा आ सकती है। हालांकि अभी पानी नीचे जा रहा है, पानी का स्तर घट रहा है, इसलिए अभी त्वरित कोई चुनौती नहीं है। लेकिन कुशीनगर और महाराजगंज का जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरी तैयारियां करके रखा। महाराजगंज के कुछ ऐसे गांव हैं जो निचले हिस्से में बसे हैं, कुशीनगर के भी कुछ ऐसे गांव जो निचले हिस्से में बसे हैं, तो वहां लेखपाल को प्रधानों के द्वारा अनाउंस कराया गया। लेखपाल वहां लगाए गए, तहसीलदार गए हैं, DM SP मौके पर उतरे हैं, जो चयनित जनप्रतिनिधि हैं वो मौके पर उतरे हुए हैं कि किसी प्रकार को कोई दिक्कत ना आए और चुनौती का सामना ना करना पड़े, ये तैयारी करके रखी गई है अभी तक। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि किसी तरह की कोई चुनौती पेश ना हो और चुनौती का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र, तमाम जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए। तापस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ बिहार से हमारे साथ जुड़ने के लिए मधुरेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए नया सवेरा।
खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक मध्य एशिया के दौरे पर रहेंगे। दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 अगस्त को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा होगी। राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा में दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा और शिक्षा समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के विकास विजन पर भी विचार साझा करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के शास्त्री मेमोरियल जाने की भी उम्मीद है। इसके अलावा वो ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में स्थित महात्मा गांधी सेंटर का भी दौरा कर सकते हैं। ताशकंद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को बिश्केक पहुंचेंगे, जहां 26वें SCO शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। SCO इस बार अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत की प्राथमिकताएं, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर सामने रखेंगे। SCO समिट से इतर प्रधानमंत्री मोदी सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे और इन मुलाकातों से आपसी रिश्तों को मजबूत करने के साथ साथ व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद है। और इसके अलावा वो छठे वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे, जो मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक खेलों का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। भारत और कनाडा के रिश्तों में लंबे अंतराल के बाद आर्थिक और वित्तीय सहयोग को नई दिशा देने की कोशिशें तेज हुई हैं। कनाडा में भारत कनाडा के बीच पहली द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों ने निवेश, वित्तीय क्षेत्र, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कनाडा की ओर से वित्त मंत्री ने हिस्सा लिया। बातचीत का फोकस दोनों अर्थव्यवस्थाओं की क्षमताओं और जरूरतों को जोड़ते हुए व्यापार और निवेश के नए अवसर तलाशने पर रहा। भारत और कनाडा ने वित्तीय क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। इसमें सीमा पार भुगतान, वित्तीय स्थिरता, फिनटेक और कैपिटल मार्केट्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। We've had a substantive and productive inaugural India-Canada bilateral economic and financial dialogue. The world is going through a profound transformation. There's just a lot of uncertainty everywhere. And the geopolitical and economic realities are constantly evolving. So in this background, closer economic cooperation has become increasingly important to build resilient, sustainable and inclusive economies, both in Canada and in India. And therefore, in building this strong relationship, our principals, the Prime Minister of India and the Prime Minister of Canada, have set a very ambitious goal for us. So, and that has brought in fresh momentum and strategic direction to our bilateral relationship. दोनों देशों का मानना है कि वित्तीय प्रणालियों के बीच बेहतर सहयोग से व्यापार, निवेश और रेमिटेंस के प्रवाह को और बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही क्रिटिकल मिनरल्स और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत और विविध बनाने पर भी जोर दिया गया। ऊर्जा सुरक्षा को भी दोनों देशों के बीच सहयोग का अहम क्षेत्र माना गया। भारत की तेजी से बढ़ती ऊर्जा जरूरतें और कनाडा की ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत क्षमता दोनों देशों के बीच साझेदारी का एक बड़ा आधार बन सकती है।
that we would have more than double two-way trade to a level of 70 billion by 2030. So they charted the course. They said what we want to see by 2030 is a two-way trade of 70 billion. And I think it's highly achievable, Minister. You know, we are very complementary. And today what we have seen is that we're going to take the step to do that. And Canada offers, like I said, Canada is a very stable and predictable partner. And I think in today's world, आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान वो शहर में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान राजनाथ सिंह विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कई नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। 3 दिनों के दौरान वो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होकर क्षेत्र के विकास से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। महाराष्ट्र के नासिक के लासलगांव मंडी से सैकड़ों टन प्याज लेकर चली कांदा एक्सप्रेस देर रात दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है। इस विशेष ट्रेन के जरिए दिल्ली पहुंचने वाली आपूर्ति से आजादपुर और ओखला जैसी मंडियों में प्याज के खुदरा दाम 35 से 40 रुपए प्रति किलो पर आने की उम्मीद है। इस खेप के बाद दिल्ली के विभिन्न खुदरा बाजारों और भंडारों में प्याज वितरित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत दिल्ली में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया है। देखिए हमारे सहयोगी अंकित मिश्र की ये ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नासिक से चलकर कांदा एक्सप्रेस इस वक्त राजधानी दिल्ली में आप पहुंची और आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां अंदर कंटेनर से लदे हुए जो कंटेनर है इनसे प्याज को उतार करके इस तरह से ट्रकों में भरा जा रहा है और यहीं से भर करके रिटेल से लेकर के आपके घरों तक जो प्याज है वो पहुंचना शुरू हो जाएगा और इसी तरीके से आप तक मिलता भी नजर आएगा। ये देख पा रहे हैं क्वालिटी वाइज भी बेहद खास है और बहुत अच्छी तरीके से वहां से महाराष्ट्र से निकल कर यहाँ है, यानी आपकी थाली का स्वाद और भी ज्यादा ये प्याज बढ़ाने वाला है। कैमरामैन केशव के साथ अंकित मिश्रा, डीडी न्यूज, दिल्ली। महाराष्ट्र में धर्मांतरण से जुड़ा कानून महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2026 आज से पूरे राज्य में लागू हो गया है। इस कानून का उद्देश्य बल, धोखाधड़ी, दबाव, प्रलोभन या किसी भी अन्य तरह के लालच के जरिए कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है। कानून के तहत विवाह के माध्यम से कराए जाने वाले जबरन या अनुचित प्रभाव वाले धर्मांतरण को भी रोकने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य स्वैच्छिक धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए अवैध या जबरन धर्मांतरण पर अंकुश लगाना है। देश में वित्तीय समावेशन को नई दिशा देने वाली प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य था हर उस व्यक्ति को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना जो अब तक इससे बाहर था। ये एनडीए शासन काल की पहली मिशन मोड में चलाई जाने वाली योजना थी और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से की थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। 26 मई 2014 को मोदी सरकार ने जब देश की सत्ता संभाली तो उस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था की गिनती 5 सबसे कमजोर देशों में होती थी, यानी फ्रेजाइल 5 का हिस्सा थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देना और देश की जनता को गरीबी के दायरे से बाहर निकालना। इसी को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मिशन मोड में चलाई जाने वाली ये पहली योजना देश के सामने रखी। ये योजना थी जनधन योजना, जिसमें देश के सभी परिवारों में कम से कम एक सदस्य का बैंक खाता होना सुनिश्चित किया गया। आज जनधन योजना सिर्फ बैंक खाता खोलने की योजना नहीं, बल्कि गरीब और वंचित वर्ग को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का एक बड़ा माध्यम बन चुकी है। जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था, ये जनधन योजना के नीचे हम लोगों ने उसको पूरे तरीके से फैलाया है। शुरू में जब जनधन शुरू किया तो काफ़ी अकाउंटों में कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, वो अब बहुत कम हो गई है। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट भी बहुत कम हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हमारी जो स्कीम थी, सरकार की स्कीम थी, ये काफ़ी अच्छी स्कीम थी और लोगों ने उसका भरपूर लाभ उठाया है। आज जनधन योजना का विस्तार देश के गांव-गांव तक दिखाई देता है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 59.09 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इनमें करीब 3.17 लाख करोड़ रुपए जमा है। पिछले 12 वर्षों में जमा राशि लगभग 12.8 गुना बढ़ गई है, जबकि खातों की संख्या 2.3 गुना बढ़ी है।
खास बात यह है कि 78% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि 56% खाते महिलाओं के नाम है। यानी जनधन योजना ने वित्तीय समावेशन को लैंगिक समानता से भी जोड़ा है। खाता धारकों को 41.29 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए हैं। आज 99.9% आबाद गाँव में 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध है। यही मजबूत बैंकिंग आधार यूपीआई और डिजिटल लेन देन के तेज विस्तार की नींव बन रहा है। केंद्र और राज्य सरकार से जितना भी फंड पैसा आता है बस वही खाता में आता है और उससे हमको बहुत लाभ मिला। मेरे परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के पास यूनियन बैंक का अकाउंट है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से मेरी जीवन शैली बहुत ही अच्छी चल रही है। मैं बाकायदा अपने अकाउंट से पैसा निकासी और जमा करता रहता हूँ। मैं रुपए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करता हूँ और इससे मुझे लोन और ओवरड्राफ्ट की सुविधा बाकायदा मिलती रहती है। सरकार की तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है। जो नुकसानी वगैरह मिलती है वो भी हमारे खाते में जमा हो जाती है। जो राशि मिलती है ना वो भी सर मिल जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है। जनधन योजना ने बैंकिंग को गांव-गांव तक पहुंचाने के साथ साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी को भी मजबूत आधार दिया है। सरकारी योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचने से बिचौलियों की भूमिका कम हुई है और पारदर्शिता बढ़ी है। योजना के तहत खाता धारकों को रुपए डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा कवर और पात्र खाता धारकों को 10,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है। साथ ही जनधन खाते बीमा, पेंशन, मुद्रा ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं से जुड़ने का रास्ता भी खुलता है। यानी 12 वर्षों में जनधन योजना ने बैंक खाते की संख्या बढ़ाने के आगे बढ़कर वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव तैयार की है। मेरा खाता भाग्य विधाता टैगलाइन के साथ शुरू की गई जनधन योजना भारत के समग्र समावेशी विकास की भाग्य विधाता बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज। भाई बहन के पवित्र प्रेम से जुड़ा रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। रक्षाबंधन के मौके पर आज बाजारों में चहल पहल भी देखी जा रही है और इसके साथ ही बस अड्डों पर भी लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। राखी और मिठाइयों समेत तरह तरह की सामग्रियों से पूरा बाजार गुलजार है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर दिल्ली के बाजार सजे हुए हैं। बाजारों में आधुनिक डिजाइन वाली राखियों के साथ साथ पारंपरिक राखियों की भी खूब मांग देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार याद दिलाता है कि हर रिश्ता भरोसे, संवेदनशीलता और आपसी सहयोग के आधार पर टिका होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हर नागरिक से परिवार और समुदायों के बीच रिश्तों को मजबूत करने का संकल्प लेने और इसी भावना के साथ विकसित भारत की ओर आगे बढ़ने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए। स्नेह, अपनत्व और आपसी विश्वास की डोर सदैव अटूट बनी रहे, यही कामना है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्योहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा इस साल 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होता है। इस वर्ष पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से 4,80,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने ये यात्रा की। यात्रा के दौरान श्रद्धालु भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में जाते हैं।
जम्मू कश्मीर में सालाना बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। श्रावण मास में आयोजित होने वाली 12 दिन की इस यात्रा में श्रद्धालु पूजन अर्चन करने के लिए जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर जाते हैं। पुंछ जिले की मंडी तहसील के राजपुरा गांव में स्थित बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और रक्षाबंधन के साथ ही आज देश विदेश में संस्कृत दिवस भी मनाया जा रहा है। जी हां, आज विश्व संस्कृत दिवस है। भारत की ज्ञान परंपरा और संस्कृति की आधार मानी जाने वाली संस्कृत भाषा आज भारत को ही नहीं बल्कि समाज को भी प्रभावित कर रही है। इस भाषा के संरक्षण, संवर्धन और समाज में इसके पठन पाठन को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। देखिए हमारी सहयोगी डॉक्टर लता वशिष्ठ की ये खास रिपोर्ट। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचन, अर्थात हमारी संस्कृत भाषा सरस भी है, सरल भी है। यावदेव प्रतिष्ठा स्यात् भारतस्य महीतले ज्ञानामृतमयी तावत् सेव्यते सुरभारती। भारत की ज्ञान परंपरा, संस्कृति और सभ्यता की आधार संस्कृत भाषा अपनी वैज्ञानिकता और सार्वभौमिकता के कारण आज भी समाज को प्रभावित कर रही है। इस समृद्ध भाषा के संरक्षण, संवर्धन और समाज में इसके अध्ययन उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। प्राचीन समय में शैक्षणिक कार्यों के शुभारंभ के लिए श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि ही शिक्षण सत्र के रूप में स्वीकृत थी। इसलिए श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाने वाला विश्व संस्कृत दिवस भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के प्रति सम्मान और उसके संरक्षण का संकल्प है। संस्कृत भाषा में ही वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और व्याकरण जैसे अनगिनत ज्ञान विज्ञान के ग्रंथ रचे गए हैं और बदलते समय के साथ AI, कंप्यूटर विज्ञान, भाषा विज्ञान और भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम के क्षेत्र में भी संस्कृत की उपयोगिता पर विश्व भर में शोध हो रहे हैं। विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर देश विदेशों में संगोष्ठियों, व्याख्यानों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों और आम नागरिकों को संस्कृत की सरलता, वैज्ञानिकता तथा व्यावहारिक उपयोग से परिचित कराया जाता है। अपने व्यापक प्रभाव के कारण भारत के लोकतंत्र के मंदिर से लेकर कई स्थानों पर संस्कृत भाषा का अद्वितीय स्थान है, जो भविष्य की संभावनाओं को समृद्ध करती है। इसलिए संस्कृत आज आधुनिक शिक्षा तकनीक और जनजीवन से जुड़कर भारत की सांस्कृतिक पहचान को और अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और विश्व संस्कृत दिवस के आयोजन के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम यत्र विश्वम भवत्येक कनीडम का वैश्विक संदेश दे रही है। भूतले भाति संस्कृतम। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। तो विश्व संस्कृत भाषा दिवस पर हमारी संस्कृत भाषा ये संदेश देती है कि ये भाषा संस्कार की भी भाषा है। इसलिए कहा गया है कि नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अर्थात जो गुणवान व्यक्ति होता है वो एक ऐसे वृक्ष के समान होता है, जो फलदार वृक्ष है वो सदैव झुक कर चलता है, और वहीं जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो एक सूखे पेड़ के, एक सूखे वृक्ष के समान होता है, जो कभी झुकता नहीं है बल्कि टूट जाता है।
और संस्कृत की इसी संस्कार भाषा के दिन आज हम सभी दूरदर्शन परिवार की तरफ से आप सभी को विश्व संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलते हैं हमारी विशेष सीरीज की ओर, एक दिन एक उत्सव। एक धागा जिसमें स्नेह भी है, विश्वास भी और एक दूसरे के साथ खड़े रहने का वचन भी। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति का वो पर्व है जो भाई बहन के रिश्ते को स्नेह की डोर से बांधता है। बदलते समय के साथ पर्व मनाने के तौर तरीके जरूर बदले, लेकिन राखी के उस छोटे से धागे में छिपी भावनाएं आज भी उतनी ही गहरी और उतनी ही मजबूत है। सावन की पूर्णिमा आते ही घर आंगन में राखियों के रंग उतर आते हैं। भाई बहन की कलाई पर राखी बांधती है, तिलक लगाती है और उसकी सुख समृद्धि की कामना करती है। भाई भी बहन के प्रति स्नेह और उसके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहने का संकल्प दोहराता है। मिठाई की मिठास और उपहारों की खुशी के बीच ये पर्व रिश्ते की उस आत्मीयता को उत्सव में बदल देता है जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं है। रक्षाबंधन की परंपरा केवल भाई बहन तक सीमित नहीं रही। भारतीय लोक जीवन में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा व्यापक रही है। पुरोहित अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं और लोग अपने प्रियजनों के प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हैं। यही वजह है कि राखी का धागा धीरे धीरे सुरक्षा, विश्वास और शुभ कामना के व्यापक प्रतीक के रूप में भी देखा जाने लगा। समय बदला तो राखी का संसार भी बदल गया। रेशम और सूत के पारंपरिक धागों से लेकर रंग बिरंगी और पर्यावरण अनुकूल राखियों तक बाजारों में इनकी अनेक छवियां दिखाई देती हैं। दूर शहरों और विदेशों में रहने वाले भाई बहन डाक, कुरियर और डिजिटल संदेशों के जरिए भी इस रिश्ते की गर्माहट साझा करते हैं। रक्षाबंधन की असली खूबसूरती राखी में नहीं, उस भावना में है जो एक धागे को रिश्ते का वचन बना देती है। दूरी चाहे कितनी भी हो, समय कितना भी बदल जाए, भाई बहन का ये स्नेह हर साल सावन की पूर्णिमा पर फिर से अपनी डोर मजबूत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए नया सवेरा। मसाला होए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए सीधा रुख करते हैं समाचार पत्रों में छपी आज की प्रमुख और दिलचस्प खबरों का प्रेस रिपोर्ट में। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का एक साक्षात्कार, जिनमें उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नौकरी के लिए 3 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करेगी जापानी कंपनियां। और इसके साथ साथ जब उनसे पूछा गया कि जापान दौरे से देश के युवाओं को क्या फायदा होगा, तो उन्होंने बताया कि पिछले 4 दिनों में हमारी जो दर्जनों जापानी कंपनियों के साथ भारत में निवेश को लेकर बातचीत हुई है और कई ने तो निवेश के लिए भारतीय कंपनियों की पहचान भी कर ली है। और इसके अलावा जल्द ही हमारे देश के 3 लाख युवाओं को विभिन्न सेक्टर में रोजगार देने के लिए जापानी कंपनियां भी प्रशिक्षण देंगी। तो आज ये साक्षात्कार प्रकाशित है और इसमें कई बड़ी बातों का जिक्र केंद्रीय मंत्री ने किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से जापान की जो कंपनियां हैं उनका रुझान भारत की तरफ बढ़ रहा है। और अगली खबर वायुसेना प्रमुख की सीख से जुड़ी हुई खबर है।
निश्चित रूप से वायुसेना प्रमुख एसपी सिंह ने कहा है कि सही दिशा चुनिए वरना तेज दौड़कर मंजिल भी गलत मिल सकती है। आपको बता दें कि गोरखपुर के मथाबारी गांव के सरस्वती गुरुकुल में छात्रों को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख एसपी सिंह ने कहा कि बच्चों को जीवन की दिशा समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेड़ का उदाहरण है, वो कहता है कि मजबूती जड़ों में होती है और उसी तरह जीवन की नींव शिक्षा और ईमानदारी और संस्कार में निहित होती है। और अगली खबर आपको बताएं कि भारत के रक्षा क्षेत्र के आत्मनिर्भरता से जुड़ी हुई ये खबर है। भारत के आत्मनिर्भर घरेलू रक्षा औद्योगिक इकोसिस्टम बनाने में बड़ा कदम है। लार्सन एंड ट्रूबो ने नौसेना को सौंपा पहला बहुउद्देशीय जहाज समर्थक और 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री से ये जहाज लेस है और समुद्री निगरानी HADR कार्यों में ये मदद करता हुआ नजर आएगा। और प्रेस रिपोर्ट पे आज इतना है और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बोस्नियाई युद्ध के पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने नेताओं के स्रेब्रेनिका नरसंहार से इनकार नहीं करने और युद्ध अपराधियों का महिमा मंडन न करने की अपील भी की है। कांगो में इबोला के कहर के बीच वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है। इबोला का प्रकोप कांगो के 6 प्रांतों तक फैला है। इस दौरान 5000 से ज्यादा मामले और 2500 से अधिक मौतें दर्ज की गई। नाइजीरिया के नाइजर स्टेट में बड़े पैमाने पर अपहरण के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिछले सप्ताह एक मस्जिद पर हुए हमले के बाद करीब 600 महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के अपहरण की बात सामने आई। अल्जीरिया में जंगल की आग ने भारी तबाही मचाई। आग के कारण अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 54 लोग घायल हो गए हैं। भीषण गर्मी के बीच लगी आग की 154 घटनाएं दर्ज की गई। और आइए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में आगामी बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार भारत को खेलों का वैश्विक हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट का आगाज आज से यूएई के दुबई में होगा। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में थाईलैंड का सामना हांगकांग से होगा। 8 टीमों के इस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, इंडोनेशिया, थाईलैंड और हांगकांग, चीन हिस्सा ले रहे हैं। श्रीलंका फॉलो ऑन खेलने के बावजूद भारत के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ कराने में सफल रहा। भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से जीत ली। भारत ने गॉल में हुआ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता था। बीसीसीआई की महिला चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया के आगामी भारत दौरे के लिए टीम की घोषणा की, जिसमें अनुष्का शर्मा 3 मैच की T20 सीरीज में भारत A की कप्तानी करेंगी, जबकि यशिका भाटिया वनडे और टेस्ट टीम की अगुवाई करेंगी। सयाली सदघरे T20 में उपकप्तान होंगी। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं भारत के अलग अलग राज्यों में क्या है मौसम का हाल।
और नया सवेरा में वक्त तो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से के साथ साथ आपको छोड़े जाएंगे कुछ खास झलकियों के साथ। आपको बताएंगे जर्मनी में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े वीडियो गेम ट्रेड फेयर गेम्सकॉम की कुछ खास तस्वीरें। आप इन तस्वीरों का आनंद लीजिए और इसी के साथ एक बार फिर आप सभी को मेरी और संध्या की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।